बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं और चैप्टर नंबर 4 में हम जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे वही कंटिन्यूड है, लेकिन अब बात हो रही है फ्री कंसेंट की। हमने कंसेंट को कल अंडरस्टैंड किया कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी अबाउट सेम थिंग एट द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। और फिर फ्री कंसेंट को हमने डिफाइन किया, लॉ ने इसको नेगेटिवली डिफाइन किया। द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. अगर कंसेंट इन 5 तरीकों से हासिल ना की गई हो तो कंसेंट फ्री कहलाएगी। ठीक होगी बात जी। फिर इस चैप्टर का पहला एजेंडा है इन 5 चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। कोजन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है और फ्रॉड क्या है। कोजन के बारे में कल हमने कहा कि कोजन हम किसे कहते हैं, इट मीन्स सम काइंड ऑफ थ्रेट, फिजिकल या और फिजिकल फोर्स इज यूज्ड टू कॉज द अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या committing an act forbidden by Pakistan Penal Code to enter into a contract। दोनों का मेन एसेंस क्या है, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस काम को किया गया हो, कोजन अप्लाई की गई हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर लॉ कह रहा है कि भाई ये तो फ्री विल नहीं है। फिर हमने देखा अच्छा जी कोजन अप्लाई कैसे हो सकती है, 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने बना लिए, जिसका मतलब ये था कि यार कोई स्ट्रेंजर भी अप्लाई कर सकता है कोजन, स्ट्रेंजर पर भी अप्लाई कर सकता है अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो, ठीक है ना, और पार्टीज आपस में तो कर ही कर सकती हैं। फिर आगे जी लीगल स्टेटस क्या होगा, अफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। और इसके पास क्योंकि वॉइडेबल है, वॉइडेबल का मतलब है अब ये बंदा चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और चाहे तो कंटिन्यू करे। अगर कैंसिल करेगा तो इसका नाम क्या है, रिसेंट, ठीक है ना, रिसेंट करना, या एक लफ्ज और कल हमने पढ़ा था सेट असाइड, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा अच्छी विकेबलरी यहाँ क्या, रिसेंट। इफ द पर्सन वांट टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट तो फिर क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी अप्लाई होगा, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी अप्लाई होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था कि चीजों को जो बेनिफिट्स हमने ले रखे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। मसलन हमने कल एग्जांपल ली कि एक शख्स ने थ्रेट करके किसी दूसरे शख्स से गाड़ी परचेज कर ली, गाड़ी थी 50 लाख रुपए की, उसने 5 लाख रुपए में परचेज कर ली। अब 5 लाख रुपए तो दे दिए हैं, गाड़ी भी ले ली है, लेकिन अगर कोर्ट में जाकर हम ये साबित कर दें कि ये ट्रांजैक्शन कोजन की वजह से हुई है, तो आप पहली बात है आप जब अदालत में गए हैं इसका मतलब है यू वांट टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट। अब यही वो कहते हैं ना, अदालत में जब जाते हैं तो हम कहते हैं क्या प्रे है, यानी हमारी अपील क्या है, तो आपकी प्रे यही है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट खाली कैंसिल नहीं होगा बल्कि रेस्टिट्यूशन भी अप्लाई होगा, आपको 5 लाख वापस करने पड़ेंगे, उसे गाड़ी वापस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आखिरी मसला रह गया था कि साबित कौन करेगा, तो साबित किसने करना है, वांट टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली यहाँ कौन होगा, एग्रीड पार्टी होगी जिसकी कंसेंट कोजन के थ्रू हासिल की गई थी, ठीक है ना, उसके पास ये बात है, उसी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, ठीक है ना, और उसी के ऊपर क्या अप्लाई होना है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होना, उसी ने साबित करना है कि मेरी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं थी। सामने वाले को नहीं कहा जाएगा कि जी आप साबित करें कि आपने कोजन अप्लाई नहीं किया, नहीं, जिसके ऊपर कोजन अप्लाई हुई है उसने साबित करना है कि कोजन अप्लाई नहीं।
है ना, हुई है या नहीं हुई है। और अगर वो एक एग्जांपल मैंने पिछले चैप्टर में आपको दी थी कि अगर कोजन अप्लाई होने के बाद कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, तभी हम सोच ही रहे थे केस करें केस ना करें, केस करें केस ना करें, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि जो कोजन अप्लाई होके काम हुआ है वो हमारे बेनिफिट में चला गया, ठीक है ना। तो बस सिर्फ यहां समझने वाली बात यह कि वो दूसरा बंदा अदालत में नहीं जा सकता कि नहीं जनाब ये तो मैंने कोजन अप्लाई की थी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक नहीं था, ये तो फ्री कॉन्सेंट ही नहीं थी। बात समझ आ रही है? वो एक अंडरपास बन गया था हमारी एक पिछली एग्जांपल में, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जनाब अब तुम इतने पैसे दे रहे हैं, या कोई ऐसी गाड़ी खरीदी है, कोई भी ऐसी चीज खरीदी है, पता चला 3 दिन बाद चीज ही बैन हो गई है, तो उसकी मार्केट वैल्यू तो धड़म आ गई। अब कोजन अप्लाई हुई है तो सामने वाला बंदा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं जनाब ये तो हमने कोजन अप्लाई करके किया था, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक नहीं था क्योंकि फ्री नहीं थी। नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? एग्रीड पार्टी के पास है। ठीक होगी ना बात? फिर तक कोजन कहाँ अप्लाई हो ना, तो जहां मर्जी अप्लाई हो दुनिया में। अगर कोजन का केस पाकिस्तान में फाइल हुआ है, अच्छा पाकिस्तान में कब? अल्लाह भला करे, गुड। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर पाकिस्तान में होगा, मतलब पाकिस्तान की कोई प्रॉपर्टी है, कोजन भला है दुबई में सऊदी अरब में अप्लाई किया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केस तो हम यहाँ फाइल करेंगे। लेकिन एक दुबई की प्रॉपर्टी है और दुबई में ही केस फाइल किया गया है, बंदे पाकिस्तान, तो अब तो पाकिस्तान पीनल कोड तो नहीं अप्लाई हो सकता। तो ये वाली बात ये लिखी हुई। अच्छा जनाब, फिर हम कोजन से निकलकर थोड़ा और आगे गए और अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर हमने बात की। हमने कहा व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस मॉरल और मेंटल प्रेशर इज यूज्ड बिटवीन पर्सन whose relation are such that one person is in a position to dominate the will of the other person. वो कहता है कि दो लोगों का ताल्लुक ऐसा है कि उस ताल्लुक की बुनियाद पर एक शख्स दूसरी की विल को डोमिनेट कर सकता है। विल को डोमिनेट करने का क्या मतलब हुआ? कि अब वो बंदा अनड्यू प्रेशर में आ गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ गया और आपने उस इन्फ्लुएंस को यूज करके उससे कंसेंट ले लिया। ठीक है ना? तो लॉ कहता है इसका स्टेटस क्या? कहता है स्टेटस बिल्कुल वही है जो पहले अपने आपको बताया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज सो कॉज। बाकी सारी बातें वही। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of the other person, where he hold a real or apparent authority over the other. इसकी मैंने कल आपको एग्जांपल दी, ठीक है ना? लॉ ने तो ऐसे लिखा, where he hold a real और apparent authority over the other person. जब पुलिस किसी बंदे को इन्वेस्टिगेट कर रही है उस वक्त उसकी अथॉरिटी उसके ऊपर आ रही है, अपेरेंट और रियल अथॉरिटी। जब टैक्स का केस खुला हुआ है तो टैक्स ऑफिसर, ठीक है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ये वाली एग्जांपल जिसकी आ रही, वेयर ही स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर पर्सन। अगर दो लोगों का रिलेशन ऐसा है कि सामने वाला तो ये सोच ही नहीं रहा है कि ये बंदा मेरे साथ धोखा कर, ठीक है ना, फिड्यूशियरी रिलेशन, एट मोस्ट ट्रस्ट का रिलेशन। अच्छा, फिड्यूशियरी रिलेशन आ जाए ना तो लॉ जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर देता है। मिसाल आगे हम पढ़ेंगे कि यार मैं एक चीज बेच रहा हूं, बल्कि इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि अगर मैं आपको एक चीज बेच रहा हूं तो क्या उसके अंदर मौजूद डिफेक्ट आपको बताने जरूरी है कि बताने जरूरी नहीं है? मैं एक गाड़ी सेल कर रहा हूं तो क्या ये बताना जरूरी है कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है? लीगली तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना? वो कहता है यार आपने कोई गलत, अभी आने लगा मेरा टॉपिक, चलें साथ हम बिल्ट हो जाएगा। वो कहता है कि आपने कोई गलत क्लेम नहीं करना, गलत बात नहीं बतानी, सही छुपानी है तो छुपा लें। आप कहते यार ये गाड़ी है भाई, वो कहता है कि यार ये गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, अब कहते भाई देख लो यार जैसी भी आपके सामने है,
अब मेरा ये बताना जरूरी नहीं कि एक्सीडेंटल है कि नहीं है, ये बताना जरूरी नहीं कि जी ये मिसिंग कर रही है या फुला है या कुछ नहीं बता। अगर यार ये गाड़ी है इसे देख लो भाई, जैसी भी आप देख लो उसको। हाँ, रिलीजियस कंटेंट का जो एथिकल लेवल है वो इससे कई गुना ज्यादा खड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया कि जब आप किसी चीज का सौदा करें तो उसमें मौजूद है बयान करते हैं, ठीक है ना। ये रिलीजियस कंटेंट है। इस वक्त तो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात, लेकिन लॉ जो है, लॉ भी इस बात को कहता है नहीं 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 नहीं, अगर सामने वाला बंदा फिड्यूसरी रिलेशन में है ना, फिर डिफेक्ट बताना जरूरी है। एक आम कस्टमर आया, मैंने OLX पे गाड़ी सेल पे लगाई है, एक आम कस्टमर आया, उसे बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला बंदा मेरे साथ फिड्यूसरी रिलेशन वाला है तो उसे बताना जरूरी है, बिकॉज वो तो ज्यूम ही नहीं कर रहा कि मैं उसको गलत चीज सेल कर रहा हूं। तो फिड्यूसरी रिलेशन के साथ जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि एटमोस्ट ट्रस्ट का रिलेशन है इस वक्त आप लोग दो लोगों का, where he make a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness or mental or body distress। वो कहते हैं किसी भी वजह से किसी शख्स की अगर एज बहुत ज्यादा हो गई है और अब वो रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता तो उसकी विल को भी कंटेमिनेट किया जा सकता है थ्रू डोमिनेंट पोजीशन। लॉ कह रहा है यार ये तीन हालात अगर हैं तो फिर आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्री विल नहीं है, बल्कि आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। फिर लॉ ने खुद ही कुछ एग्जांपल्स भी दे दी, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी की एग्जांपल आ गई, फिड्यूसरी रिलेशन की एग्जांपल्स आ गई, और फिर अफेक्टेड मेंटल कैपेसिटी की। फिर पता चला है इनका स्टेटस क्या है। तो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट। नाउ हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट, हर एक में जो पहले पार्टी लिखी हुई है, लॉ अज्यूम कर रहा है कि दिस पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। वो कहता है इसने साबित करना है, क्या साबित करना है, कि इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना। जाहिर है इसने तो ये साबित करना है ना। इन 6-8 केसेस में लॉ कहता है कि इसने साबित करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं किया। और साबित कैसे करना है, लॉ खुद ही बता रहा है कि यार आप बस ये 3 चीजें साबित करते हैं कि जो सामने वाली पार्टी थी उसके पास फुल डिस्क्लोजर था, यानी उसे पूरी बात पता थी, हमको उसे धोखा नहीं दे रहे थे, और प्राइस वॉज एडिक्वेट। मैंने कल भी ये डायलॉग बोला कि पूरे लॉ में हमने कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस सिनेरियो में कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है। और तीसरी बात है कि जो वीकर पार्टी है, यानी जो बाद में बंदा लिखा हुआ है, उसने इंडिपेंडेंट एडवाइस भी ले ली थी। तो लॉ कहता है कि जनाब ठीक हो गया बात, अगर आपने ये 3 चीजें साबित कर दी हैं तो ओके, फिर कोई बात नहीं है, फिर ये ट्रांजैक्शन ठीक है, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं किया। क्योंकि अगर सिर्फ ऊपर वाली बात करके बैठ जाए तो फिर तो किसी भी इन सारे रिश्तों के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। तो कहते हैं नहीं नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस की कोई वो नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आप फुल डिस्क्लोजर प्रोवाइड करें, प्राइस एडिक्वेट हो, और सामने वाले बंदे ने इंडिपेंडेंट एडवाइस भी ली हुई हो, तो बस ठीक है, फिर ये ट्रांजैक्शन ठीक है। फिर लॉ कहता है थोड़ा और आगे चलता है, वो कहता है यार अब इसका ये 6-7 रिलेशन तो हमने समझा दिया आपको, नो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। और कहता है इससे मिलती जुलती बातों में भी आप ये ना कहें कि यहाँ तो अंडरस्टूड है जी के अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है। वो कहता है वो कैसा है, देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन। वो कौन से केसेस हैं, लॉ ने खुद ही थोड़ी सी एग्जांपल दे दी हमें, जैसे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। वो कहते हैं यार अब टेनेंट कहता है भाई देखे ना यार, जिस तरह वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, ऐसा ही मेरा रिलेशन है भाई, मेरी तो विल जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का शिकार थी। तो कहता नहीं नहीं, हमने ये अज्यूम नहीं किया, देयर इज नो प्रिजम्पशन,
फिर इसी तरह एग्जांपल आ गई क्रेडिटर एंड डेटर, इसी तरह एग्जांपल आ गई हस्बैंड एंड वाइफ, इसी तरह एग्जांपल आ गई प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो कहते हैं यार ये जो रिलेशन है ना, बजाहिर तो यहां भी ऐसे लग रहा है कि ये वाले तगड़े लोग हैं और इनकी पोजीशन इनके मुकाबले में वीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, नो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। अगर आप कहते हो पोजीशन तो कोई भी डोमिनेट कर सकता है, अगर आप टेनेंट को लगता है कि लैंडलॉर्ड ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है तो बिस्मिल्लाह आए साबित करे। अब जनरल उसूल लग गया कि जो इल्जाम लगाएगा वो साबित करेगा। The burden of proof lies on the person who want to set aside the contract on the basis of undue influence. Presumption कोई नहीं है, ये नहीं कहा जाएगा लैंडलॉर्ड साबित करे कि आपने टेनेंट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगाया, ये नहीं कहा जाएगा, जबकि पुलिस ऑफिसर को यही कहा जाएगा, डॉक्टर को पेशेंट के मुकाबले में यही कहा जाएगा, गार्डियन को माइनर के मुकाबले में यही कहा जाएगा। बात समझ आ रही है? लॉ ने कहा कि नहीं नहीं यार, ये एक तो ये बात कि ये जरूरी नहीं है, दूसरी बात वो कहता है कि भाई इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि यार देखे मेरे घर में ये किराए पे है, अब इसके कब्जे में मेरा घर है, इस बात का ये नाजायज फायदा उठा रहा है। यानी उल्टा लैंडलॉर्ड ये क्लेम कर रहा है कि टेनेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है। लॉ कहता है कोई बात नहीं, आ जाए बिस्मिल्लाह साबित करें। बात समझ आ रही है? क्योंकि इन दोनों में से अगर किसी को लग रहा है कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है तो आ जाए और साबित करें। बात समझ आ रही है? क्रेडिटर डेटर, डेटर को लग रहा है डेटर साबित करे, क्रेडिटर को लग रहा है क्रेडिटर साबित करे, हस्बैंड हस्बैंड साबित करे, वाइफ को लग रहा है वाइफ साबित करे। ला बड़ी मजेदार एक बात कह रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ पे पहुंचा तो वो कह रहा है कि कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा सकता है, लेकिन अभी कल कह रहा था इस रिलेशन को लॉ किसी और तरह देख रहा था। जब ये हस्बैंड एंड वाइफ में कन्वर्ट हुआ तो कहता अब कौन सुनता है? समझ आई है? तो ये लॉ की प्रिजम्पशन मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जनाब, अब लॉ कह रहा है कि नहीं जनाब ये कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकता है, तो इसने कुछ एग्जांपल्स मिलती जुलती दे दी। इसका मतलब है आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करें कि या तो उन 7-8 एग्जांपल में से उसने एक सिनेरियो बनाया और आपसे पूछा बताओ कौन साबित करेगा, तो आपके ध्यान में वो 7-8 रिलेशन मौजूद होने चाहिए थे, पुलिस ऑफिसर वाला, टैक्स ऑफिसर वाला और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, डॉक्टर वाला, मेडिकल अटेंडेंट वाला, फियांसी वाला और ट्रस्टी वाला, ये वाले, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि यार यहाँ लॉ की प्रिजम्पशन है कि जो बंदा डोमिनेंट पोजीशन में है उसने इस पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। और ये वो जगह है या इसके अलावा बाकी सारी वो जगह हैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहीं भी अप्लाई हो सकता है। बाकी सब जगह पर उसूल क्या लगेगा? burden of proof lies on the person who want to set aside the contract on the basis of undue influence. क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा कहता है यार कोजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कोजन क्या है? कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग अ थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस और कमिटिंग अ ऑफेंस, या वो ऑफेंस करने का थ्रेट देना, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, या कत्लकारी देना, मैं फिर तुम्हारी खैर नहीं है और यह वाकई खैर रही नहीं, ठीक है ना। ये लॉ कह रहा है कि या तो वो यानी या तो वो पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई कर दिया आपने, किसी को मारना, पीटना, अगवा करना, तड़ी लगाना, ये सब क्या है? पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ऑफेंस है ना। वो कहता है या ऑफेंस का अभी आपने खाली उसको थ्रेट किया है या आपने ऑफेंस कमिट कर दिया। दोनों सूरतों में जो अगर उसके नतीजे में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दोनों सूरतों में क्या हुआ? कोजन अप्लाई हो गया।
और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? कंसेंट इज ऑब्टेन बाय डोमिनेटिंग द विल। यहां थ्रेट नहीं किया गया। नेचर ऑफ प्रेशर, इट इन्वॉल्व फिजिकल प्रेशर, इट इन्वॉल्व मोरल प्रेशर। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। इवन हमने कहा स्ट्रेंजर भी हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को यहाँ क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर। Parties to a contract are related to each other under some sort of, कोई रिलेशनशिप होगा तो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकते हैं। राह चलते आप थ्रेट कर सकते हैं, कोजन अप्लाई कर सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं अप्लाई कर सकते। अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो आपका कोई रिलेशन, कोई पोजीशन, कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसको आप मिस यूज कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव is to compel a person to enter into a contract. Objective is to obtain an unfair advantage. अच्छा जी, criminal liability is incurred, therefore it is illegal. पाकिस्तान पीनल कोड में जो बात लिखी है वो तो कमिट करना एक क्राइम है, तो आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होगी, सिविल नहीं, ठीक है ना। हम इसी चैप्टर 1 अभी हमने पढ़ा नहीं है। चैप्टर 1 में हम पढ़े बात कि कवानीन दो तरह के हैं, एक सिविल और दूसरे क्रिमिनल। सिविल कवानीन, कॉन्ट्रैक्ट तो खुद इटसेल्फ सिविल है ना नॉर्मली। जो सिविल लॉज हैं उसके अंदर किसी को जेल में नहीं भेजा जा सकता, ठीक है ना। हाँ, क्या किया जा सकता है? सामने वाले का अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो पूरा करवा के दिया जा सकता है, बस। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा तो आपको बात समझ आएगी। लेकिन क्रिमिनल में तो लॉ कहता है आप ये काम कर ही नहीं सकते, किया है तो अब ये सजा है, ये सजा है, सजाए मौत तक जा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा फर्क तो ये भी है कि ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है और इधर लाइबिलिटी इज नॉट क्रिमिनल, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर दिया आपने, अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर दिया तो कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसा काम हुआ भी है तो सामने वाले का नुकसान पूरा करना पड़ेगा, लेकिन उधर तो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी अराइज होगी आपके साथ। कोजन में बी एम्प्लॉयड ऑन अ स्ट्रेंजर, अनड्यू इन्फ्लुएंस may only be applied on the party whose consent is desired. It can be exercised by stranger. It can only be exercised by the party to the contract. अब ये जबरदस्ती के चंद हमने कंपैरिजन बने हुए हैं किताब में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए 10 कि जब कभी जरूरत पड़े तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें कि क्या कोजन है और क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अच्छा जनाब, छोटे छोटे एग्जांपल्स क्योंकि मैंने बहुत सारी कोट करते हैं तो ये आप रीड कर लेंगे आई होप। पॉइंट नंबर 3 में पार्टी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। पार्टी थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। वही स्ट्रेंजर वाली बात है कि इन लोगों का कोई ताल्लुक होना जरूरी है। राह चलते भी, अभी तो मैंने ये लफ्ज बोला, राह चलते भी किसी को आप कोजन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई रिलेशन होना जरूरी है। कोई मॉरल मेंटल प्रेशर आपने क्रिएट करना है तो किसी रिलेशन की बेस पे करना है कि आप पुलिस ऑफिसर हैं और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आप टैक्स पे ऑफिसर हैं और वो आपका असेसी है, ठीक है ना, आप डॉक्टर हैं और वो आपका पेशेंट है। ये हर डॉक्टर के लिए नहीं है। आप उस डॉक्टर के पेशेंट हैं तो उस इस पोजीशन में आया कि आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोई और डॉक्टर है वो कहता है तो भाई अपने घर है हम क्या करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये जानने वाले लोगों के साथ किया जा सकता है और वो स्ट्रेंजर के साथ भी किया जा सकता है। अच्छा जनाब, चलिए इस सवाल को पढ़ें, रीड करें जी।
सबसे पहली बात, केस को स्टडी करके हमें पता चले कि कौन सा केस आया, क्योंकि यार गिफ्ट का भी जिक्र आ गया तो जहन उधर भी चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सारे सिनेरियो को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये गिफ्ट वाला केस नहीं है, क्योंकि गिफ्ट नहीं है, यहाँ तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। उसने कहा यार आप मुझे अपनी ज्वेलरी दे दो, मैं बिजनेस में आपको शेयर दे देता हूँ, ठीक है ना। अब देखना है रिलेशन कौन सा है, करंटली ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं या फिड्यूसरी रिलेशन में, ठीक है ना। तो पता चला हारून वॉज एंगेज टू बी मैरिड, ठीक है ना, अभी शादी हुई नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, गजाला में सक्सीड टू रिकवर हर ज्वेलरी एंड अपार्टमेंट फ्रॉम हारून ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। A contract is said to be induced by undue influence where relations subsisting between the party is such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain unfair advantage over the other. Harun in this case is fiance of Ghazala and is in a position to dominate her will. When the consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is voidable at the option of the parties whose consent is so called. Therefore, contract is voidable at the option of Ghazala. जी करेंगे, अगर करना चाहेंगे तो ये तो आई कैप का सोल्यूशन है ना, हमें करनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। और वो डिपेंड करेगा ना, मार्क्स विल डिफाइन। अगर ये 4 मार्क्स का है तो फिर हम बर्डन ऑफ प्रूफ को भी आगे लेकर चलेंगे, फिर हम हारून की पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे, हाउ हारून कैन रिबेटेड द ब्लेम। ओके, नहीं जनाब, गजाला को फुल डिस्क्लोजर अवेलेबल था और जितनी मैंने ज्वेलरी ली है, जो मेरा बिजनेस था, ये उसके लिए एक एडिक्वेट कंसीडरेशन थी, फेयर कंसीडरेशन थी, ठीक है ना। बिजनेस की वैल्यूएशन कर लेते हैं ना कि यार इतने का बिजनेस है और ये इतना शेयर खरीदना है तो इतने पैसे लगेंगे, बिजनेस वैल्यूएशन कर लेते हैं। ये कभी आप अकाउंटिंग में आगे पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह ताला। तो ये वाली बात साबित करे हारून, और तीसरी बात साबित क्या करे कि गजाला ने एडवाइस भी ली है, ठीक है ना, और फिर इसने ये फैसला किया है कि जनाब इसने बिजनेस की ऐसे करना। तो ऐसे हम, लेकिन ये बात सारी कब हो रही होगी, जब पूरे 4 मार्क्स तक हमारे अलाउ कर रहे हो। अच्छा जी, द कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ईदर एब्सोल्युटली और in case if Ghazala has received any benefit under the contract upon such terms and condition, वो सारी बातें आ गई। The burden of proof वो आगे लिखा हुआ नजर भी आएगा। एग्जामिनर ने क्या बताया कि हुआ क्या है, बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट किया है। Examiners failed to identify the presence of undue influence and thought that Ghazala may not succeed as she received a share in the business। वो कहता है कि बच्चों को ये समझ नहीं आई कि ये रिलेशन क्या है और अनड्यू इन्फ्लुएंस और उसकी प्रिजम्पशन वाली बात। Many examiners opted that a gift deed once made cannot be cancelled। वो जो मैं अभी बात कह रहा था कि लफ्ज गिफ्ट से दिमाग चैप्टर नंबर 3 में चला गया, वो बात वो बता रहा है अपने उसमें भी। अच्छा जी, in view of many examiners the contract was made under caution and the burden of proof was on Ghazala। कुछ लोगों ने इसको क्या कर दिया, कॉशन का केस बना दिया, हालांकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस था। अच्छा जना, नेक्स्ट आ गया फ्रॉड। गिफ्ट वाली सिचुएशन कहां आ रही थी, उससे भी बेसिक रूल पे पहुंचे। नो कंसिडरेशन वाज इन्वॉल्व, हियर कंसिडरेशन हैज बीन इन्वॉल्व। आप एक चीज देकर और उसके अगेंस्ट बिजनेस में शेयर ले रहे हो,
तो ये वाला तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाली तो सिचुएशन ही नहीं है, इसलिए गिफ्ट की तरफ नहीं जाना। गिफ्ट कंप्लीट हो गया, गिफ्ट कंप्लीट नहीं, गिफ्ट कंप्लीट का सिचुएशन देखेंगे कब? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचेंगे तो गिफ्ट वाली बात को आगे लेके चलेंगे ना। बात समझ आ गई? वो कहता है जनाब फ्रॉड क्या होता है? कहते हैं जिसे ना समझ आए पाकिस्तान आके देख ले, आज समझ जाएगी फ्रॉड क्या होता है। ठीक है, fraud means and includes any of the following act committed by a party to a contract with the intent to deceive another party। वो कहते हैं एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी के साथ इनमें से कोई काम कर रही हो तो लॉ उसको क्या कहता है? फ्रॉड। A person gives a statement which is false and person knows it to be false। वो कहता है एक बंदा ऐसी स्टेटमेंट देता है जो गलत है और जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है उसे पता है कि गलत है। मतलब आप कोई चीज खरीदने आए हैं, मैं शॉपकीपर हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जनाब ये मेड इन जर्मनी है, मुझे पता है ये मेड इन चाइना है लेकिन थोड़ी क्वालिटी अच्छी बनी हुई है, मैं इसे मेड इन जर्मनी करके भी बेच सकता हूं, मुझे पता है कि मेड इन चाइना। A person gives a statement which is false and person knows it to be false, और मुझे पता है कि मैं ये गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसका मतलब है मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव एक है, मैंने कहा कि यार भाई देख लें, एक एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब है मैंने पूरी प्लानिंग करके उस फैक्ट को छुपाया आपसे कि आपको ये पता ना चल जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव कंसीलमेंट। ठीक है ना? एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब है कोई डिफेक्ट है और मैंने उसको बाकायदा प्लान करके उसको छुपाया है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव कंसीलमेंट, तो फिर भी फ्रॉड हो गया। तीसरी बात आ गई, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। इसको लॉ में हम कहते हैं एम्प्टी प्रॉमिस, ऐसा वादा जो पूरा होना ही नहीं है, पूरा करना ही नहीं है, सारे सियासतदानों के वादे, इसलिए हम कहते हैं फ्रॉड है ये सारे। ठीक है ना? नहीं ये एम्प्टी प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट का मतलब है कोई सिचुएशन ऐसी है कि मुझे पता है यार जब ये बात आएगी ना तो मैंने उस वक्त तो ये होना ही नहीं है, मुझे पहले ही पता है, तो ये मैं सिर्फ एक वादा कर रहा हूं। मसलन एक शख्स को पता है कि मैं ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया हूं, पता चल गया, अब मैंने प्लान भी कर रखा है कि कल मैं अपनी कोर्ट में एप्लीकेशन दे दूंगा, आज मैं आपसे क्रेडिट पर माल उठा रहा हूं, मुझे पता है कि कल उस क्रेडिटर की लिस्ट में लगोगे, मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, दैट इज एम्प्टी प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये भी फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई और ऐसा काम जो किसी बंदे को डिसीव धोखा देने के लिए किया जा रहा हो, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, या कोई और लॉ को नजर आ जाए कि यार ये वाला एक्ट ना ये तो फ्रॉड ही है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर वो जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसको हमारे लॉ ने फ्रॉड डिक्लेयर किया हुआ है, हालांकि बाकी दुनिया के अंदर वो फ्रॉड नहीं कंसिडर होता, लेकिन इस वाली पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने कहा नहीं यार ये फ्रॉड है। तो लॉ कह रहा है यार भाई ये 5 बातें, इसकी डेफिनेशन फ्रॉड। अगर कोई भी काम हम इन 5 बातों को अप्लाई करके करेंगे तो क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। इसमें से ना अब एक बात हमें फिलहाल, वैसे तो 5 याद करनी है, लेकिन फ्रॉड की मेन डेफिनेशन में एक बात पता चली, जो बंदा ये काम कर रहा है उसे पता हो कि मैं ये फ्रॉड कर रहा हूं। फ्रॉड के बाद एक और लफ्ज इस्तेमाल होना है, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज के नाम है।
जैसे कोजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा फर्क था, ऐसे ही फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक फर्क है, मैं मिस स्टेटमेंट कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं मिस स्टेटमेंट कर रहा हूं। वही वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ये प्रोडक्ट मेड इन जर्मनी है, मैंने जिससे माल उठाया उसने मुझे यही बताया कि मेड इन जर्मनी है, लिखा भी ऊपर मेड इन जर्मनी हुआ है, असल में तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ। समझ आ रही है? मैं आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा। एक बंदा फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के फर्क को समझे। फ्रॉड में मुझे पता है मैं मिस स्टेटमेंट कर रहा हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन में मैं मिस स्टेटमेंट तो कर रहा हूं, यानी जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं वो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे यही पता है कि मैं ठीक बता रहा हूं। बात समझ आ रही है? तो फ्रॉड में और इसमें बस यही एक फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस सारे में से जो एसेंस हमने निकाला कि जब कोई शख्स फ्रॉड कर रहा है उसे पता है कि वो फ्रॉड कर रहा है। एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड कब फ्रॉड कहलाएगा? बाय पार्टीज और हिज एजेंट, या पार्टी फ्रॉड करेगी या उसका एजेंट, एजेंट मीन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉड करेगा। इसका मतलब है स्ट्रेंजर फ्रॉड नहीं कर सकता। अब जरा सुने मैं क्या कह रहा हूं। आप एक शोरूम पे गए, वहां एक गाड़ी खड़ी है जो कि बुरी तरह एक्सीडेंटल है, लेकिन उन्होंने इस गाड़ी को अच्छी तरह से बना दिया, ठीक कर दिया, और अब आपने पूछा कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है? वो कहते नहीं नहीं जनाब बिल्कुल भी नहीं है, हमारी आवाज है, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारी आवाज है, इसका मतलब है हमारी गारंटी है। उन्हें पता है कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या कर रहे हैं ये? फ्रॉड कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ऑनर कर रहा है, अगर ऑनर बता रहा है तो। अब ऑनर नहीं बैठा हुआ गाड़ी का, बल्कि जो शोरूम वाला बंदा है वो बैठा हुआ है, वो इस वक्त मेरा कौन है? एजेंट। वो यही बात कह रहा है, तब भी आपके साथ फ्रॉड हुआ। अच्छा, आप एक गाड़ी देखने गए शोरूम में, या तो ऑनर खड़ा हुआ था आपको गाड़ी दिखा रहा था, या एजेंट खड़ा हुआ था गाड़ी दिखा रहा था। आपने पूछा कि यार ये गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है? तो वहां एक बंदा और गाड़ी देख रहा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं क्या बात करते हैं जनाब, मेरा 20 साल का तजर्बा है, गाड़ियां मैं खरीदता रहता हूँ, क्या बात है, अगर आपने सर नहीं लेनी तो जरा मुझे बताइएगा, फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो पीछे खड़ा हूँ इसलिए चुप कि आप छोड़े तो मैं आऊँ। वाह यार ये तो फरिश्ता ही आ गया, गाड़ी वही वाली है। अब फ्रॉड नहीं हुआ आपके साथ, क्योंकि ये तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। इसके कमेंट पे तो आपकी गलती, आपने रिलाई क्यों किया भाई? या मैं एज ए ऑनर मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा होता, या मेरा एजेंट कोई स्टेटमेंट दे रहा होता, फिर आपके साथ फ्रॉड। एक राह चलता बंदा अपना कमेंट दे गया और आपने उस कमेंट के ऊपर बिलीव भी कर लिया, तो अब मैंने तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। यही बात लिखी। हाँ, तो फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल यही फर्क है, बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं जी बच्चे। नहीं नहीं बताना तो जरूरी नहीं, अभी मैंने आपको बताया डिफेक्ट का बताना जरूरी नहीं है, गलत बताना मना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैंने अपनी चीजों के डिफेक्ट बताने जरूरी नहीं है, गलत बताना मना है। आपने मेरे से पूछा गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है, ठीक है ना? अब अगर मैं कहता हूं नहीं है तो मैं गलत बता रहा हूं, लेकिन मैं ये गाड़ी खड़ी है, मैं कहूं सर जो भी है देख लें जी, एक्सीडेंट है, कहते सर हमें नहीं पता आप देख लें। अब मैंने कोई मिस स्टेटमेंट नहीं दिया, फ्रॉड नहीं किया, मैं तो आपको ऑफर करवा रहा हूं, आप खुद देखें। हाँ अभी चलते, फिर भी फ्रॉड है, फिर भी फ्रॉड है, क्योंकि प्रिंसिपल उसका जिम्मेदार है ना एजेंट का। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये वाली बात आने लगी है। दूसरी बात आगे की, पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स, फ्रॉड का बेसिक इंग्रेडिएंट है, और अगर मुझे ही नहीं पता तो फिर तो फ्रॉड नहीं है। रिलेट टू अ फैक्ट नॉट ओपिनियन, एक बड़ी अहम बात है, कल के लेक्चर में इसको हमने टेकअप करना है जरा डिटेल में, कि ये किसी फैक्ट को बयान कर रही हो, ओपिनियन को ना कर रही हो। अब फैक्ट एंड ओपिनियन का मतलब क्या है, इसको कल के लेक्चर में अभी हमने देखना है। आगे चलते हैं।
एक्टेड बाय द अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ, और जो मैंने गलत स्टेटमेंट दी है उस पर अमल कर कर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक है आपने मेरी बात पर अमल ही नहीं किया बल्कि मेरी बात का मजाक उड़ा दिया, या आपने उसको सेट असाइड कर दिया। आपने कहा छोड़ो यार एक्सीडेंटल, आप गाड़ी बाहर निकालो, मुझे खुद तजर्बा, मैं देख लेता हूं। आपने तो मेरी बात टके की नहीं रखी। अब आपने गाड़ी खरीद ली, हालांकि मैंने कहा था ये एक्सीडेंटल नहीं है, और एक्सीडेंटल है, अब फ्रॉड नहीं हुआ क्योंकि आपने मेरी बात मानकर वो काम नहीं किया, मेरी स्टेटमेंट पे चल के वो काम नहीं किया। इसको हमने यहाँ से जरा टेकअप करना है। 2-3 बातें जिसको जरा बारीकी से डिस्कस होना है, कल के लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक थोड़ा सा ख्याल करना है, हम थोड़े दिनों से 3-5-10 मिनट लेट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। मंडे से लेक्चर एग्जैक्ट 7:45 पे शुरू करेंगे, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? मैक्सिमम 50 पर हम लेक्चर शुरू कर देंगे, ठीक है ना? चले 5 मिनट का आपको क्वेश्चन दे देते हैं। क्लियर हो गई बात जी? मंडे से 7 पे यानी 7:45 ही लेक्चर टाइम है, लेकिन लेटेस्ट 50 पे मैं शुरू कर दूंगा ताकि ये ना हो कि कुछ बच्चे उस हैबिट से लेट आ रहे हैं तो उनका लेक्चर मिस ना हो। मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।